आपने गायों पर काम करने की तब सोची जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग कुछ भी नया करने से पहले बहुत सोच रहे थे और बड़ी अनिश्चितता थी। तो मुझे पर्सनली लगता है जब आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में या जब आपके पास कोई एक मोटिव होता है, एक रीज़न होता है, तो आपको सर्कमस्टेंसेस रोक नहीं सकते। ईमानदारी इस काम में बहुत ज़रूरी है। आप पूरे टाइम अपने फार्म पे नहीं बैठ पाते, तो आपके पीछे जो आपकी गायों को ध्यान रखने वाला पर्सन होता है वो आपका गौ सेवक होता है। तो गौ सेवक अच्छा मिल पाना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। तो निमिष, किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं? मैं आपको इस चीज़ का एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। अगर हम कभी भी अपने घर के लिए पेड़ लेने के लिए नर्सरी में जाते हैं, हाँ। तो जिस पेड़ को आपने देखकर सबसे इम्प्रेस होते हुए कह दिया कि ये बहुत सुंदर है, ये कितने का है, हाँ। वो उतना ही महंगा होगा। हाँ। तो सेम होता है, आप जब गाय लेने के लिए जाएंगे किसी के हर्ड में या कहीं किसी के फार्म में, और आपने जितना एक्साइटमेंट से उससे पूछ लिया कि ये बहुत शानदार गाय है, इसका क्या रिकॉर्ड है, ये कितने की है, वो उसके फार्म की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होगी और उतनी ही महंगी होगी। ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि लाइफ का एक रूल होना चाहिए, जो हमारे लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं उसको सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में एक कार ले रहे हो तो आप उस कार के सारे फीचर्स देखोगे, एक बार का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है आप कार एक ले रहे हो। वैसे अगर आप गाय ले रहे हो तो गाय भी आप एक बार ले रहे हो। आप ये नहीं कर रहे कि आज लेके कल दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, इसको बदल दिया। आप जब भी एक गाय खरीद रहे हो तो आप लाइफ टाइम उस गाय को पालने वाले हो। आपके और उस गाय के बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है। आप उस गाय की सेवा करने वाले हो, वो बदले में आपको अमृत तुल्य प्रोडक्शन देने वाली है। जब मैं गायों को देखने के लिए फील्ड में उतरा था तो मैंने गायों के बहुत बड़े बड़े थन देखे, तो मैं बड़ा फैसिनेट हो गया था कि ये गाय तो पक्का दूध देती होगी। मुझे वहाँ के एक अनएजुकेटेड फार्मर ने बहुत प्यार से समझाया कि इस भ्रांति में आप कभी ना आए कि थन जितने बड़े हैं। तो उसने एक लोकल वर्ड मुझे सिखाया है कि इसको बादी आई हुई है। ये बच्चा देने के 15-20 दिन बाद चले जाएगी और थन छोटे हो जाएंगे। और मोस्टली व्यापारी लोग इसी कंडीशन में गायों को बेच देते हैं, ये दिखा के कि इसकी अडर क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये तो 25-30 लीटर दूध देगी। तो जो पहली लर्निंग मुझे मिली कि अनएजुकेटेड पर एक्सपीरियंस्ड गौपालक भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब कॉलेज लाइफ से गुजर रहे होते हैं, तो क्या सोचते हैं? यही ना कि मैं इंजीनियर बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, या फिर एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर छप्पर फाड़ पैसे कमाऊंगा। लेकिन देश में ऐसे कितने युवा हैं जो ये सोचते हैं कि वो एक प्राउड गौपालक बनेंगे? शायद इसका जवाब हाँ में आपने कभी ना सुना हो। IFI ZCI के इस पहले जिबू कास्ट पर आज मैं जिस युवा लड़के से आपको मिलवा रहा हूं, उसकी पृष्ठभूमि गांव और शहर दोनों से है। कुछ साल पहले इस युवा ने एक कामयाब गौपालक बनने की सोची। आज वो इस दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं। ये युवा पैसे भी कमा रहे हैं और गायों की नस्ल सुधार भी कर रहे हैं और गौ आधारित एक बड़ा उद्देश्य लेकर भी चल रहे हैं। इनका नाम है निमिष पराशर और ये ग्वालियर में रहते हैं। नमस्कार निमिष, बहुत बहुत स्वागत है IFI ZCI के पहले जिबू कास्ट पर। नमस्ते भैया, आप सभी का थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। निमिष, आपको मैं जितना जानता हूं, आपने गायों पर काम करने की तब सोची जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग कुछ भी नया करने से पहले बहुत सोच रहे थे और बड़ी अनिश्चितता थी। ऐसे समय पर आपने गाय पर काम करने की सोची, वो भी तब जब आप 12th पास हुए थे। मुझे लगता है 18 साल के रहे होंगे आप तक। तो ये क्यों आपने सोचा कि आप गाय पर काम करेंगे? ऐसा क्या प्रेरणा बनी आपकी? कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल, जब हमने अपना श्रीकुंज फार्म्स की फाउंडेशन शुरू करी थी तो मैं 19 साल का था। तो जब मैं स्कूल डेज में था तभी से मुझे एनिमल्स का और सभी गायों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इनकी नॉलेज गेन करना बहुत पसंद था। तो साथ में ही एक अर्निंग के लिए बिज़नेस मॉडल में मेरा हमेशा जाना ज़रूरी था मेरे लिए, कि मैं एक बिज़नेस करने का मेरा बहुत मन था कि मैं बिज़नेस करूं, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करूं। तो मेरे बहुत सारे मॉडल्स थे जिनमें मुझे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना था। तो मेरे को सबसे पहला वो लगा जिसमें अपनी गुडविल बना सकता हूँ, और गुडविल बनाने के लिए सबसे बेस्ट जिस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज़ थी वो थे मेरे लिए मेरे एनिमल्स और मेरी गाय। तो जो सबसे पहला हॉबी था उसको मैंने शौक़ को एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट किया। ये अपना A2 मिल्क ब्रांड फार्म शुरू करने का मन किया। उस टाइम कोविड भी था कोइंसिडेंटली। तो मुझे पर्सनली लगता है जब आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में
या जब आपके पास कोई एक मोटिव होता है, एक रीज़न होता है, तो आपको सर्कमस्टेंसेस रोक नहीं सकते। तो उनको सोचते हुए हमने श्रीकुंज फार्म की फाउंडेशन शुरू करी और टच वुड पहले ही ट्रायल में बहुत अच्छा रिस्पांस हमें शहर से मिला और बहुत ही अच्छा हम हमारी ग्रोथ को हम अचीव कर पाए। दोस्तों, ये एक ऐसे युवा हैं जो जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त पर काम शुरू किया, लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, उन युवाओं के लिए जो पहली बार इस डेयरी फार्मिंग या गौशाला पर या गाय पर काम करने की सोच रहे हैं। तो निमिष, मतलब आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूँगा, जब आप 19 साल के थे, आपने गाय पर काम करने की सोची, तो आपने क्या रिसर्च वर्क किया, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने पैसे लगाए, आपने गाय का चुनाव कैसे किया, आपको कैसे पता लगा कि गाय कितने महीने तक दूध देती है, कितने महीने ड्राई पीरियड है, ये सब बातें जो छोटी छोटी बातें थी, उन सब पर आपने कहाँ से ग्राउंड वर्क किया? बिल्कुल, मुझे लगता है आप कभी भी अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसकी जो नॉलेज है वो आपको खुद को होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं, फार्म शुरू कर जब लॉस में जाते हैं, बंद करते हैं, तो वो दूसरे को हायर कर रहे होते हैं एज अ फार्म मैनेजर या फिर उनका फार्म जो पूरा मैनेज कर सके। गलती वहाँ होती है। जो हमारा केस था उसमें हमको सबसे बेनिफिट जो मिला वो थी इंडिविजुअल नॉलेज। तो जब इस चीज़ की हमने शुरुआत करी, उससे पहले जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिला वो ये था 2011 में, जब मैं 10 साल का था, मेरे लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट मैंने अपने घर में एक छोटी गाय मांगी थी। तो उस गाय के साथ जो प्रैक्टिकल जर्नी मेरी रही, उसके साथ जो मेरे बताए हुए 10 साल रहे, उस 10 साल में उस गाय ने मुझे हर तरह की टीचिंग दी। उस गाय का नाम हमने श्यामा रखा था और उस गाय ने हमें हर चीज़ की टीचिंग दी मेरे को। क्या लैक्टेशन पीरियड होता है, किस टाइम में हीट आती है, हीट के सिम्टम्स क्या होते हैं, और क्या मिल्क प्रोडक्शन होता है, क्या डाइट का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, क्या गर्मी और सर्दी और बारिश का रख रखाव होना चाहिए। तो वो जो 10 साल की जर्नी श्यामा के साथ बिताई, उसमें इतनी सारी लर्निंग्स मिली जो कि प्रैक्टिकल बेस पे मैं बड़े स्केल पे ले जा सका। मैं खुद मानता हूँ अगर कहीं ना कहीं मैं पहले ही दिन पे 50 गायों से शुरू करता तो अभी तक उतना स्किल मैं नहीं कर पाता उसको काम को। तो फिर मैंने पूछा कि आपने गायों का चुनाव कैसे किया कि इस ब्रीड पर मुझे काम करना है। बिल्कुल। फिर आप कैसे गाय लेकर आए, वो यात्रा कैसे रही? क्योंकि डेयरी फार्मिंग और गौशाला ऐसा विषय है, चीटिंग भी बहुत है, धोखाधड़ी के बहुत केसेस सुनने में आते हैं कि ये गाय कुछ और दिखाई और गाय कुछ और आई। तो वो आपने कैसा रिसर्च किया? जब श्यामा पे शुरू करते हैं, श्यामा ने जब एक हमारे यहाँ नंदी को जन्म दिया तो डॉक्टर से एआई करवाई गई थी। तो जब वो बच्चा हुआ तो डॉक्टर कंफ्यूज थे थोड़े से खुद कि ये साहिवाल है या गिर। तो जब वो साहिवाल वर्ड उन्होंने यूज़ किया, वो मेरा सबसे पहला टर्म था सुनना। हमने श्यामा के उस बच्चे का नाम संधू रखा। तो जर्नी मेरी ब्रीड की जानने की वहाँ से हुई, क्यूरियोसिटी बनी कि ये कौन सी ब्रीड हो सकती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जब धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तब समझ में आया कि ये साहिवाल है। फिर साहिवाल जब वर्ड मालूम चला तो साहिवाल क्या क्या हो सकती है, उसके सिवाय और कौन सी ब्रीड्स हैं, वो एक्सप्लोरेशन बढ़ा। तो कहीं ना कहीं लर्निंग फिर से वहीं से मिली, एक्सप्लोरिंग खुद का मन था। बिल्कुल बात सही है, जब हम इस फील्ड में गाय लेने के लिए जाते हैं तो धोखाधड़ी बहुत होती है। मैं पर्सनली एक बात सभी को बोलता हूँ कि जिस दिन गाय बोलने लग गई कभी गाय नहीं बिकेगी। क्योंकि हम जब भी फील्ड में जाते हैं हर कोई ये कहता है ये दूसरे लैक्टेशन की और 16 लीटर दूध है, और गाय वहीं खड़ी होती है। तो अगर गाय ने सच बोला तो कभी व्यापारी लोग इसकी डील नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप पर्सनली नॉलेज गेन करें, फील्ड में कुछ टाइम बिताएं, आप गायों के बीच में जाएं। जितना आप गायों में जाएंगे, और आप ऐसा कभी ना करें जल्दबाजी में सीधे गाय ले ली, आप समय बिताएं उनके साथ, आप अलग अलग व्यापारियों से मिलें, कोई बुराई नहीं होती। अगर कोई ब्रोकर आपको किसी एरिया के बारे में बता सकता है जिस एरिया में आप नहीं रहते, तो भी आपको बहुत अच्छी गायों को सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। तो कमीशन देना कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको खुद को भी इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो आप अगर जब खुद सर्च करेंगे फील्ड में तो आप बहुत अच्छा गाइड सिलेक्शन कर सकेंगे। तो आपने जब गायों पर काम करने का शुरू किया तो कितनी गायों से शुरू किया और कितना बजट आपने अलॉट किया? तो वो पैसा आपने कहाँ से लगाया, कैसे लगाया, फिर वो उसके आगे क्या हुआ? तो जब ये जर्नी डिसाइड करी थी मैंने कि स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन के साथ में मैं फर्स्ट ईयर से एज अ फार्म शुरू करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास घर में थी श्यामा और उसके 2 बच्चे, लेकिन उसको कमर्शियल मॉडल करना था और श्यामा एक फैमिली मेम्बर की तरह हमारी। तो जब कमर्शियल मॉडल पे हम इसको लेकर आना चाह रहे थे तो जो डिसीज़न लिया गया था वो ये था कि बेस से शुरू करेंगे, सिर्फ 2 गायों से। तो हमने 2 गाय प्रोक्यूर करी, 2 गाय साहिवाल की मैं लेकर आया, जिसमें एक दूध दे रही थी और दूसरी प्रेग्नेंट थी, जिससे कि एकदम से भी प्रोडक्शन मेरे पे ना रहे। स्लाइड प्रोडक्शन शुरू किया, सबसे क्लोज रिलेटिव्स को देना शुरू किया, फिर धीरे धीरे 2-2 करके गाय ऐड करी। साथ में ही जो इसकी सीड फंडिंग थी घर से, बस एक कुछ अमाउंट मुझे
मैंने वहाँ से फैमिली से लिया था, लेकिन उसके बाद जितना मल्टीप्लिकेशन हो सकता था मैंने धीरे धीरे उसको खुद अपने लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करी, क्योंकि जब फाइनेंसेस हम ध्यान देंगे तभी ये काम सस्टेनेबिलिटी पे आएगा। अच्छा, तो आपका बिजनेस मॉडल अब क्या रहता है कि आप आपके स्कूल कितनी गायें हैं और क्या आप दूध और घी के बिजनेस में हैं, तो इसको कैसे आप सस्टेनेबल कहें या कहें कि आप सक्सेसफुल आपने बनाया, क्या करते हैं आप? अभी जो हमारा कैटल का हर्ड है साहिवाल और राठी ब्रीड का, वो 65 से 70 कैटल्स के बीच में है, जिसमें हमारा प्राइमरी मोटिव जो है हम उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, और सेकेंडरी मोटिव है जो हमारे लिए बोनस है वो मिल्क और घी है। तो जो हमारा दूध और घी है हम अपनी सिटी में सबसे महंगे कॉस्ट पर भी सेल कर पा रहे हैं, जो कि बोले कि प्रीमियम सोसाइटीज़ को हम सेल करते हैं, बिजनेस फैमिलीज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, IAS IPS ऑफिसर्स हो गए। तो जितना भी हमारा प्रीमियम कंज्यूमर बेस है वो सभी इस चीज़ की प्रोटीन्स के बारे में अवेयर है, इसकी अमृत तुल्य वैल्यूज़ के बारे में अवेयर है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोग उतना जितना उस चीज़ को जानेंगे उतना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और आज के टाइम में मिल्क एक ऐसी कमोडिटी है जो कि हमारी फैमिली की डेली यूज़ की है, लेकिन प्योर मिल पाना मुश्किल है। तो हमारा जो सबसे पहला प्रॉमिस था वो यही था कि भले क्वांटिटी में हमें डील नहीं करना पर क्वालिटी में ज़रूर डील करना है। तो उस चीज़ को हमने फॉलो करना शुरू किया और साथ में हमने बहुत अच्छा एक्सपेंशन ग्रोथ लेकर आ पाए। लगभग आपको 4 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो आपकी ये जर्नी कैसी रही? आपने पर ईयर की अगर हम बात करें तो कब से आपको प्रॉफिट आना शुरू हुआ? और इस बार का मैं आपके टर्नओवर की बात करूं तो क्योंकि देखिए अर्थ है तो तभी आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ सेवा भाव से वही व्यक्ति कर सकता है जो सक्षम हो, वरना एक आम युवा के लिए या आम गौपालक के लिए करना मुश्किल है अगर पैसा नहीं आएगा। तो आपका प्रति साल क्या स्केल रहा है अभी तक? जो पहले 2 साल थे वो मैं सोचता हूँ मेरे फिर से इन्वेस्टमेंट था नॉलेज में, क्योंकि 1-2 गाय रखना और फिर 10-20 गाय रखने में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो पहले 2 साल तो सिर्फ मैंने लर्निंग में फिर बिताए काम में, धीरे धीरे 2-2 गाय करके ऐड करी। जब अच्छी गाय मिलती थी तब हर्ड में मैं ऐड करता था। तो जब ये धीरे धीरे इसको ऐड करना शुरू किया, काम बढ़ाना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट ज़रा भी नहीं थे। थोड़ा सा खुद की तरफ से इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मेंटेन रखना पड़ा, लेकिन जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तीसरा साल मेरा हिट हुआ तो धीरे से उसमें प्रॉफिट्स बनना शुरू हुए। सबसे पहले तो ब्रेक इवन में ही आया, हमने 3rd ईयर अपना ब्रेक इवन में निकाला। 4थे साल में फार्म स्लाइड प्रॉफिट्स में आ चुका है, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी लेकर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस वॉल्यूम में इतना कर सकते हैं तो आगे जाके बहुत अच्छा स्किल कर पाएंगे। तो इन 4 सालों में देखिए अच्छी बात तो सब अच्छी बात बताते हैं, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस की बात कोई नहीं करता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इन 4 सालों में अपनी डेयरी फार्मिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सबसे जो बड़ा चैलेंज जो मुझे फेस करने को मिला, आई थिंक सभी फार्म को वही होता है, वो है लेबर। अच्छा स्टाफ मिल पाना या गौपालक मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इस लर्निंग में मैंने एक चीज़ को सीखा जो उसमें 2 वैल्यूज़ ऐड करता है। पहला, आप एक अच्छी जो पेइंग जॉब्स होती हैं उनकी तरह आप अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करें, उनको एक अच्छी पेइंग कैपेसिटी जॉब पे रखें। जब आप उनको अच्छा पे करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ और जर्नी में आगे जाना चाहेंगे। वहीं जो दूसरा जो मैंने पार्ट फील किया, कई लोग ये सोचते हैं कि उनको स्किल्ड लेबर मिल जाए, पर स्किल्ड लेबर को ना देखते हुए आप एक ईमानदार लेबर को देखें। स्किल आप आराम से किसी भी एम्प्लॉय को 1 से 2 महीने में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्किल्ड होने के साथ में ईमानदार होगा तो आपके काम के प्रति वो ईमानदारी दिखाएगा। गायों को सही टाइम पे फीड देना, सही तरह से मिल्किंग करना और पूरी मिल्किंग का आपको रिकॉर्ड देना, क्योंकि ईमानदारी इस काम में बहुत ज़रूरी है। आप पूरे टाइम अपने फार्म पे नहीं बैठ पाते तो आपके पीछे जो आपकी गायों को ध्यान रखने वाला पर्सन होता है वो आपका गौ सेवक होता है। तो गौ सेवक अच्छा मिल पाना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी ढूंढने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन धीरे धीरे वो तरीका समझा मैं कि किस तरह से मैं गौपालक को एज ए एम्प्लॉय नहीं एज अ फार्म का मेंबर जोड़ सकूं। तो जब वो गायों को अपनी गाय समझ के सेवा करता है तो बहुत फ़र्क आता है। तो आपका 60 से 70 आपने बताया कि आपके पास साहिवाल राठी हैं, तो कितने लेबर उसको देखते हैं और कितना लैंड पूल में आप चारा उत्पादन करते हैं? चारे का गणित भी थोड़ा बताइए कि कितना चारा होना चाहिए एक इतने 60-70 गायों के हर्ड के लिए? बिल्कुल, अभी जो हमारी गाय हैं उनके लिए कुछ लोग वहीं पर स्टाफ क्वार्टर में रुकते हैं, वहीं सैलरी कम देने के लिए हम लोग कुछ लोगों को आसपास के एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं जो कि सुबह और शाम आके गायों की सेवा करते हैं। तो जो गायों के साथ 24 आवर रहते हैं वो अमूमन कोई भी अगर दिक्कत आती है तो गायों का देखभाल के लिए पूरे टाइम वहाँ रहते हैं। वो कितने हैं? 2 परिवार वहाँ रहते हैं।
जो कि गायों का पूरा ध्यान रखते हैं स्टाफ क्वार्टर में, जिनका स्टाफ क्वार्टर भी हमने गायों के शेड से जस्ट लगा हुआ बनाया है, जिससे कि वो गायों को पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी कर सकें। वहीं जब हम चारा उत्पादन की बात करते हैं तो गायों को, मुझे लगता है अगर आप गाय पाल रहे हैं एक अच्छे स्केल पे, तो खुद का चारा होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अभी हम 10 एकड़ में गायों के लिए चारा उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा फ्रेश चारा और साल भर के लिए हमें अपनी गायों को देने को मिल पाता है। शुरू में एक गलती हमने करी थी, बाहर से चारा लेकर हम अपनी गायों को खिलाते थे, लेकिन वो चीज़ हमें कई बार नुकसानदायक देने लग गई, उसका हमारा महीने का 40-50 हज़ार का खर्चा बढ़ने लग गया। तो वो जैसे ही हम स्विच करें अपने प्रोडक्शन पे, बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो कितना फ़र्क होता है बाहर से चारा खरीदने में, बाहर चारे का रेट क्या रहता है, और आपका अपना अगर चारा उगाते हैं तो कितने रुपए प्रति किलो आपके हिसाब से पड़ जाता है फिर? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो सीजनल चारे के हिसाब से जो रेट्स होते हैं वो 350 से लेके 550 रुपये कुंटल में आपको मिलता है। उसके बाद आपकी उसकी डिलीवरी कॉस्ट भी पड़ती है, जो जिस भी आप जगह से ले रहे हैं वो आपके फार्म तक देकर जा रहा है या आप मंगा रहे हैं तो आपको डिलीवरी कॉस्ट पड़ जाती है। तो ऐसे करते करते आपको नॉर्मली जो चारा है वो 500 से 600 रुपये कुंटल पड़ता है। हमारा जो फार्म पे चारे का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि इतनी गाय हैं, तो हमारे लिए ये खरीद पाना बहुत मुश्किल होता गया। वहीं जब हमने इसको उगाना शुरू किया तो हमारी खुद की लैंड है, हमें सिर्फ जो खर्चा आया उसकी बीज का आया और जो खेती करता है उसका लेबर कॉस्ट आया। इसके सिवाय सब हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए पर्सनली हमने अपने ट्रैक्टर को यूज़ किया, तो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क आया। सिर्फ यहाँ पे हम अगर कॉस्ट की कंपैरिजन करें, सिर्फ 10 से 20% कॉस्ट हमारी बच गई जो हमें चारे में देनी पड़ी। तो जो सेविंग्स रही वो 80% के अराउंड हमें चारे से बहुत मिली। अच्छा, तो चारे में आप फिर आपने फीड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गौपालकों के काम आना चाहिए ये पूरा ज़िबुकस्ट। तो क्या आप मौसमी देते हैं, विंटर में क्या देते हैं, समर में क्या देते हैं, और बरसात के सीज़न में क्या देते हैं कि जिससे मिल्क बढ़े? जैसे मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपकी गाय दिन का 2 से 5 लीटर दूध देती है तो उसको एक्स्ट्रा फीड देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हरे चारे और भूसे पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन परफॉर्म कर लेती है। तो जो हम अपना चारा गायों को देते हैं वो सीजनल के अकॉर्डिंगली स्लाइटली चेंज करके देते हैं। जैसे अब ठंडे शुरू हो चुकी हैं तो हमारे यहाँ बरसीम और लूसन शुरू हो गया है। वहीं जब गर्मी आती है तो हमारे यहाँ चरी होती है। वहीं जब हम अपना सीजन चेंज होता है बारिश वाला, तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस क्रॉप है शंकर ज्वार की। तो शंकर ज्वार की जब हम क्रॉप को कल्टीवेट कर लेते हैं, उसके बाद जो उसकी हरी करब बचती है उसको हम गायों को एज अ हरा सब्स्टिट्यूट देते हैं, क्योंकि उस सीजन में गर्मी से ठंड के बीच में हमारे खेतों से चरी खत्म हो चुकी होती है। तो चरी का अल्टरनेट हम अपना शंकर ज्वार को देते हैं, और साथ में ही बहुत सारा हम शंकर ज्वार की करब को सुखा के रख लेते हैं खेतों में। अच्छा। तो वो हमारा अगले 4 से 5 महीने भूसे का टोटल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, उसके अंदर इतने हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं कि गायों का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, गायों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर शुगर है, प्रोटीन है, बहुत रिच वैल्यूज है। वहीं जो गेहूं का भूसा है वो वैल्यूज में बहुत कम है, गायों को वो सिर्फ एक फीड, एक पेट भरता है। तो उसके कंपेरेटिवली हमारा साल के 4 से 5 महीने बहुत अच्छे गायों के जाते हैं एज अ ड्राई फोडर में भी। तो ड्राई फोडर का भी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। वैसे थ्रू आउट द ईयर आप कोशिश वही करें, हरे चारे में, ड्राई चारे में और फीड में, जो आपके यहाँ साल भर मिल सकता हो। कई लोग बड़े बड़े चैनल्स के उसमें कन्वेंस में आके बड़े बड़े लोगों को देख के अपना उन लोगों का फीड फॉर्मेशन कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि ये खिला के हमारी गाय भी ज़्यादा दूध देगी। पर मैं पर्सनली मानता हूँ कि आपके यहाँ पर लोकली जो चीज़ साल भर अवेलेबल हो सके आप वो गायों को खिलाएं। तो जब आप साल भर गायों को सेम चीज़ें खिलाते हैं, उसका रूमन अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है न्यूट्रिएंट्स को, तो वो बहुत अच्छे मिल्क प्रोडक्शन में रहती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा जो भी फार्म है या जो भी अर्बन फार्मर इस चीज़ को अपनाना चाहता है गौपालन को, वो दूसरों की फीड को ना कॉपी करते हुए लोकली उनके स्टैंडर्ड समझ के अपने यहाँ की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली खाने को दे गायों को, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो निमिष, एक चीज़ और मुझे समझाइए कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कई भ्रामक चीज़ें भी आती हैं कि ये गाय 25 लीटर दूध देती है, आप इस गाय को रख लेंगे तो महीने का लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। तो इसका ट्रूथ क्या है कि क्या हर गाय, आपके हर्ड बड़ा है, हर गाय 25 लीटर दूध देती है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम एक सोशल हाइप में जाते हैं तो जो भी नए लोग होते हैं बेसिकली वो चीज़ से फैसिनेट बहुत हो जाते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं गायों को देखने के लिए फील्ड में उतरा था तो मैंने गायों के बहुत बड़े बड़े थन देखे, तो मैं बड़ा फैसिनेट हो गया था कि ये गाय तो पक्का दूध देती होगी। मुझे वहाँ के एक
अनएजुकेटेड फार्मर ने बहुत प्यार से समझाया कि इस भ्रांति में आप कभी ना आए कि थन जितने बड़े हैं। तो उसने एक लोकल वर्ड मुझे सिखाया है कि इसको बादी आई हुई है। ये बच्चा देने के 15-20 दिन बाद चले जाएगी और थन छोटे हो जाएंगे। और मोस्टली व्यापारी लोग इसी कंडीशन में गायों को बेच देते हैं, ये दिखा के कि इसकी अडर क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये तो 25-30 लीटर दूध देगी। तो जो पहली लर्निंग मुझे मिली कि एक अनएजुकेटेड पर एक्सपीरियंस्ड गौपालक भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो मैं पर्सनली फार्मर से सीखना बहुत बिलीव करता हूँ, जिसने मुझे इन चीज़ों से बचाया। तो ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहता है नई गाय लेते में। वहीं अगर क्वेश्चन रहता है कि जब नए लोग देखते हैं गाय को बड़ा खुश हो जाते हैं 25 लीटर 20 लीटर, पर मेरी पर्सनल थ्योरी भी है बहुत कम गाय 25-30 लीटर दूध देती होंगी, लेकिन हमें वो गाय नहीं लेनी चाहिए। मेरा एक थंब रूल जो मैंने इसके लिए रखा था अपने लिए सिलेक्शन के टाइम पे कि जो ब्रीडर या जो पशुपालक 20 से 25 लीटर की गाय तैयार कर सकता है वो ही उसको संभाल सकता है। अच्छा, अगर पर्सनली हम उसको लेकर आके संभालने की कोशिश करेंगे हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अभी 10-12 लीटर को संभालने वाला भी नहीं रहा है और हम सीधे 20-25 वाली ले रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई आपको ऑफर भी करे ना और वो सच में 20 लीटर दे भी रही हो तो भी आप ना लेना। आप अपने यहाँ तैयार कर लोगे 3 साल में, पर वहां से लेके आप इतना परेशान हो जाओगे और अगर आपका पहला एक्सपीरियंस बिगड़ा तो आप ज्यादा आगे नहीं जाओगे इसमें। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब संभाल नहीं सकता 20-25 लीटर की गाय? क्या चैलेंजेस आते हैं ऐसे? बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पशुपालक एक अनुभव का साइट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर बहुत टाइम से पशुपालन में है, गांव का व्यक्ति, तो वो बहुत नॉलेज होल्ड करता है। तो ये एक नॉलेज का सब्जेक्ट है और ये बहुत वाइड कंसेप्ट है। हम बहुत छोटा मान लेते हैं कि पशुपालन या फिर गौ पालन बहुत ही समिट्री चीज़ है, हम इतना खिला देंगे, ये खिला देंगे, इतना दूध निकलेगा और इतने का बेच देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। 25 लीटर दूध देने वाली अगर आप कोई साहिवाल गाय देख रहे हैं तो उसमें 2 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। पहला, उसको जिसने तैयार कराया है वो उसकी ब्रीडिंग वैल्यूज़ को जानता है, उसने कैसे इस ब्रीड को तैयार किया, कैसे इसकी प्रोजनी सिलेक्शन करी, और उसके बाद उसकी केयर कैसे करना है, ग्रूम कैसे करना है, उसकी अडर को कैसे संभाल कर रखना है, क्योंकि 25 लीटर दूध देने वाली गाय का अडर भी बहुत बड़ा होता है। कैसे उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाना है, कई तरह के प्रिकॉशंस फॉलो करना, वो एक बहुत एक्सपीरियंस बंदा उसे होल्ड कर रहा होता है। ये इस तरह की बात है कि आप साइकिल चलाने वाले एक्सपीरियंस में किसी को कार दे दें कि इसको चला, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो तो भाई एक नॉर्मल कार और ऑटोमेटिक कार में भी स्विच करेंगे तो कितना ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है सडनली चलाना। बिल्कुल। तो ये बड़ी कमाल की आपने बात बताई है कि क्यों 20-25 लीटर का यहाँ पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा क्योंकि आप साहिवाल की खोज में गए होंगे, राठी की खोज में ज़रूर गए होंगे, तो और क्या मुश्किलें आती हैं ब्रीड सिलेक्शन के दौरान? किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं अमूमन? क्यों आपने फेस ज़रूर किया होगा, हो सकता है आपने आपसे उनसे ना गुजरे, लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो आप निमिष मुझे भी अवेयर करिए और लोगों को भी अवेयर करिए कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं। मैं आपको इस चीज़ का एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। अगर हम कभी भी अपने घर के लिए पेड़ लेने के लिए नर्सरी में जाते हैं, हाँ, तो जिस पेड़ को आपने देखकर सबसे इम्प्रेस होते हुए कह दिया कि ये बहुत सुंदर है, ये कितने का है, हाँ, वो उतना ही महंगा होगा। हाँ। तो सेम होता है, आप जब गाय लेने के लिए जाएंगे किसी के हर्ड में या कहीं किसी के फार्म में, और आपने जितना एक्साइटमेंट से उससे पूछ लिया कि ये बहुत शानदार गाय है, इसका क्या रिकॉर्ड और ये कितने की है, वो उसके फार्म की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होगी और उतनी ही महंगी होगी। तो ये गलती कभी भी ना करें। आप जब भी बाहर गाय लेने जा रहे हैं तो आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल होकर जाएं। कई लोग सीधे कन्वीनियंस अपना देखने के लिए कार से जाते हैं, बढ़िया इसी कार से गेट पे उतरते हैं फार्मर के, और गोबर में पैर भी रखना पसंद नहीं करते और दूर से बोलते हैं ये गाय कितने की, ये गाय कितने की, उसका कितना दूध। ये चीज़ आपको सिर्फ मूर्खता में ही लेकर जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप एकदम सिंपल चीज़ों को रहें। अगर आप गौपालन अपना रहे हैं तो आप गौपालन में अपने आप को देखें, गौपालन को दूर से ना देखें। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बीच में गायों के जाओगे, आप खुले में गायों को घूमोगे, हाथ फेरोगे, आप पर्सनली तब गाय चुन पाओगे। अगर आप एकदम लेविश तरीके से जाकर आप पूछोगे कौन सी गाय कितनी गाय, तो वो आपको वैसे ही डिटेल सुनने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये दूसरे लैक्टेशन की, इसका 16 लीटर दूध है। मैं जब भी पर्सनली आज भी अपने लिए कैसे भी कैटल सिलेक्शन करता हूँ तो सभी से ही मैं आज भी यही 2 चीज़ें सुन रहा होता हूँ। तो मेरी जो डिमांड होती है फार्मर से वो हमेशा ये होती है कि मुझे वो गाय दिखाओ जो मेरे यहाँ पे जाके सिर्फ 10 लीटर दूध देते इनका। तो फार्मर को मैं मौका ही नहीं देता ये बोलने का कि वो 16 और 18 लीटर दूध की है, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे यहाँ जाके 10 लीटर दे देगी, मेरा भी सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा जो मेन सिलेक्शन और मेन जो मेरा प्राइमरी मोटिव है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, वो आने वाली प्रोजनी है वैसे भी।
तो जो प्रोजनी मैं ले रहा हूँ वो मैं एक मदर ब्रीड ले रहा हूँ बस। तो मदर ब्रीड अगर मुझे 10 लीटर दिन का भी एवरेज देती है देसी गाय, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। लोग इसी लालच में आ जाते हैं 14, 16, 20 लीटर के में, और उनको जो गाय मिलती है फिर वो 2 या 4 लीटर पे उतर आती है। तो इसमें ना गाय की गलती, ना आपकी गलती, और ना दिलाने वाले की गलती, तीनों की लापरवाही है। तो उस चीज़ को इग्नोर करें। पर्सनली सिर्फ 10 से 12 लीटर वाली एवरेज गाय ढूंढें जो ब्रीड में अच्छी हो। वैसे आज का कल्चर तो ऐसा है कि अगर हम कोई ब्रीड ढूंढना चाहें तो वो फील्ड में मिलना भी बहुत मुश्किल है, तो उसमें कई लोग परेशान भी होते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये फील किया है, आप वो गाय लें जो 60, 70, 80% भी ब्रीड में है। आप आंख बंद करके उस गाय को लीजिए, आप उस गाय से भी बहुत अच्छे बच्चे ले सकते हैं। आप पहले ही दिन सीधे 100% ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स पे मत जाइए कि इसकी नाभि ऐसे शेप की, इसका गल कंबल, इसका हम्प ऐसा, ये सब चीज़ों में मत जाए। आप ऐसी गाय ढूंढें जो कि 70, 80, 90% में भी हो, आपको चीप एंड बेस्ट कॉस्ट में मिलेगी, महंगी भी नहीं मिलेगी, उसके नीचे दूध हो। आप आने वाली ब्रीड पर अच्छा वर्क करें। आज के टाइम पे तो एआई फैसिलिटी भी है कि आपको डोर स्टेप पे बहुत अच्छे बुल का आपको एआई मिल सकेगा। साथ में ही आप बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे अपने आप को कम बजट में। एक आजकल मैं देखता हूँ कि लोग व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के भी सिलेक्ट कर लेते हैं गाय, अच्छा भेज दो। तो वो परंपरा कैसी है, आपको उसका एक्सपीरियंस रहा है कि ब्रोकर भेजते रहते हैं, लो एंगल से शूट किया और भेज दिया? तो उससे भी बहुत मैं सुनता हूँ कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और दिखती कुछ और है और आती कुछ और है। बिल्कुल, ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि लाइफ का एक रूल होना चाहिए, जो हमारे लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं उसको सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में एक कार ले रहे हो तो आप उस कार के सारे फीचर्स देखोगे, एक बार का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको पता है आप कार एक ले रहे हो। आप घर लेते हो तो आप घर की लोकेशन देखते हो, आप घर का एमिनिटीज देखते हो, क्योंकि आप घर एक बार ले रहे हो। वैसे अगर आप गाय ले रहे हो तो गाय भी आप एक बार ले रहे हो। आप ये नहीं कर रहे कि आज लेके कल दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, इसको बदल दिया। आप जब भी एक गाय खरीद रहे हो तो आप लाइफ टाइम उस गाय को पालने वाले हो, आपके और उस गाय के बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है, आप उस गाय की सेवा करने वाले हो, वो बदले में आपको अमृततुल्य प्रोडक्शन देने वाली है। तो इस तरह के सिलेक्शन में जो आपका वन टाइम सिलेक्शन है, आपको लापरवाह जरा भी नहीं होना चाहिए। भेजे गए फोटो वीडियोस हमेशा फ्रॉड निकलते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। एक मुझे बहुत अच्छी गाय मिल रही थी ऑफर में, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था बहुत सस्ते रेट्स हैं, और दिलवाने वाला व्यक्ति वो था जिसने मुझे पहले फील्ड में जाके कई गाय दिलवाई हुई हैं। पर कहीं ना कहीं लापरवाही मैं ही अपनी ही मानता हूँ, गलती मेरी ही थी कि मुझे किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, और वो गलती मैं कर बैठा। और गाय सुंदर है लेकिन उसके नीचे आज भी सिर्फ 2 लीटर दूध है। तो सिर्फ सुंदरता ही नहीं, हमें गाय की जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों ही देखनी चाहिए, जो कि हमें फील्ड में जाके गायों के बीच बैठकर ही मालूम चलेगा। और आज के टाइम में गाय महंगी भी बहुत मिल रही है, 60, 70, 80 हज़ार की। तो मुझे लगता है अगर आप 2 गाय भी लेते हो और वो आपका 1.5-2 लाख का बजट पहुंचता है गाय प्लस ट्रांसपोर्ट, तो सिर्फ 5 या 10 हज़ार रुपये की आप अपनी ट्रिप बनाकर खुद जाकर लेकर आओ तो ज़्यादा बेस्ट है। हम अपने कहीं ना कहीं 5 या 10 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में इतना 2-3-4 लाखों का इन्वेस्टमेंट फंसा देते हैं। अच्छा निमिष, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लोग फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछते हैं कि डेयरी फार्मिंग और गौशाला, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे इसको हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या कहें इसे कमर्शियली वायबल कर सकते हैं? क्या डेयरी फार्मिंग, गौशाला ही एक दिन डेयरी फार्मिंग हो जाती है अगर कमर्शियल करते हैं, या गौशाला रहती है जो हम देखते हैं कि हर तरह की गायें उसमें होती हैं, सरकारी गौशाला है जिसे हम कहते हैं, वो गौशाला की श्रेणी में आता है? क्या है ये गौशाला और डेयरी? डेयरी फार्मिंग बहुत अलग कंसेप्ट है और गौशाला बहुत अलग कंसेप्ट है। जैसे अगर आप डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो वहाँ कमर्शियली गायों को जो प्रोडक्टिविटी में है उनको रखा जाता है, जो आने वाले टाइम में बच्चा दें या फिर दूध दें, उसके बाद उनको कलिंग राउंड कर दिया जाता है, उनकी किसी वैल्यू को नहीं देखा जाता। वहाँ ना बूढ़ी गाय की वैल्यू है, वहाँ ना नंदी की वैल्यू है, ना छोटे बछड़े की वैल्यू है। ऐसे कई फार्म मैंने देखे जहाँ पे बच्चे को होते ही माँ से दूर कर दिया जाता है वीनिंग सिस्टम में। यहाँ पे फीमेल काफ को तो रखा जाता है पर बछड़ों को मार दिया जाता है या भूखा छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। तो ये डेयरी इंडस्ट्री है। डेयरी इंडस्ट्री शुरू से बहुत क्रूअल रही है, तो ये मैं पर्सनली भी पसंद नहीं करता। वही जब हम बात करते हैं गौशाला की, तो गौशाला में हम सारी ही गायों को आमंत्रित कर रहे होते हैं, और स्पेशली जब हम देसी गायों की बात करते हैं तो उसमें तो बूढ़ी गाय भी आपको अमृततुल्य गौमूत्र दे रही है, गोबर दे रही है, जो आपकी खेती को लाभदायक है। साथ में ही आपको रखने में भी स्वाभाविक रूप से देसी गाय ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें आपको मैं एक और अगर उदाहरण दूं, जैसे हमारा जो फार्म है उसका नाम श्रीकुंज फार्म्स है, लेकिन जब भी हम किसी को अगर बताते हैं तो हम कई बार श्रीकुंज गौसदन भी कहते हैं। और गौसदन उसको इसलिए कहते हैं, गौसदन यानी हाउस ऑफ काउज।
हमारे यहाँ हर तरह की गाय को बराबर ट्रीट किया जाता है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे वो बछड़ा हो। और जब हम अपनी गायों को इतनी वैल्यूज़ देते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर मानते हैं, तो इन रिटर्न भगवान भी आपको उस चीज़ में सपोर्ट करता है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो आप गौशाला अगर आप रन करें ज़्यादा बेटर है। अगर आपको डेयरी रन करनी है तो आप देसी गाय तो मत देखो, ना साहिवाल लो ना गिर। HF की इंडस्ट्री में आप रहो, उसमें आपको प्रॉफिट्स बिल्कुल मिलेंगे पर आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, तो क्या आपके गौसदन में बछड़ों का क्या होता है, बूढ़ी गायों का क्या होता है, फिर क्या करते हैं? बछड़े भी तो अगर आप शॉर्टेड सीमन में न जाएंगे तो बछड़े हो रहे हैं या बछड़ियाँ हो रही हैं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना, कोई नहीं जानता है। तो आप क्या करते हैं, क्या रेशियो रहता है उनका? क्योंकि ये भी एक फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप अपने बछड़ों का क्या करते हैं, बूढ़ी गायों का क्या करते हैं। बिल्कुल। तो आपके यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ पे जैसे सभी फार्म पे कॉमन होता है 50:50 रेशियो कंसीडर किया जाता है मेल और फीमेल के बॉन्ड होने का। तो जो हमारे यहाँ पे बूढ़ी गाय होती है वो हमारे फार्म पर ही रहती हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है उसने अपने जीवन में शुरू से लेके लास्ट तक हमें दिया। शुरू में हमें दूध भी दिया, हमें इतने सारे अपने पूरी लाइफ में बच्चे भी दिए जो आने वाले हमारे हर्ड में बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। तो एंड का रिटायरमेंट तो वो हमारे यहाँ ही डिजर्व करती है। तो हम अपने यहाँ उनको पूरी तरह से गौसदन में एक अलग से हमने बाड़ा बनाया हुआ है जिसमें उन गायों को हम पूरा स्ट्रेस फ्री रखते हैं, कभी उसको फिर नेक्स्ट ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं करते। अब बात आती है नंदी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम HF जर्सी गायों की बात करेंगे या क्रॉस ब्रीड की, तो उनकी नंदियों की कोई वैल्यू आज के टाइम पे नहीं है। वहीं अगर हम देसी गायों की बात करें, जिधर हमारा फार्म है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, हमारे आसपास के दूर दूर तक के एरिया में साहिवाल और राठी गायों को मिलना दुर्लभ है। लेकिन सरकारी गौशाला बहुत सारी हैं, निजी गौशाला बहुत सारी हैं। तो जो हमारे बछड़े होते हैं, जो हम पेडिग्री सिलेक्शन तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है, मदर फादर का, मिल्क प्रोडक्शन का, सब चीज़ों का। तो जो आसपास के किसान हैं वो हमारे पास खुद आते हैं कि हमें हमारी गौशाला के लिए एक बछड़े की आवश्यकता है, जिनको हम निशुल्क रूप से आसपास की जो लोकल गौशाला होती हैं उनको हम निशुल्क देते हैं, जिनका पूरा पेडिग्री रिकॉर्ड भी देते हैं, साथ में उनका दिए हुए नंदियों का भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा नंदी किस तारीख को किस गौशाला में हमने दिया हुआ है। हमारी शर्तें भी रहती हैं कि आपको जब कभी नंदी बदलना हो आप हमसे ही संपर्क करें, हम आपको दूसरा नंदी दिलवा देंगे, जिससे कि उन नंदियों को कभी ये ना हो कि हम अपना भार समझ के ना टालें कि बस एक बार दे दिया दिक्कत खत्म। तो जब हमारे उस चीज़ का फॉलोअप रहता है, जैसे अभी तक हम नाम रखते थे हमने नंदियों का, लेकिन अब हम लोगों पे जब क्योंकि हर्ड बढ़ चुका है, हमने टैगिंग शुरू कर दी है। इवन आफ्टर हम लोग हर तरह का रिकॉर्ड रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर, मिल्क प्रोडक्शन और किस तारीख को आपने किधर दिया है, तो वो सारी डिटेल्स हम मेंटेन करते हैं जिससे कि वो चीज़ बनी रहे। और जब हम देसी गौपालन की बात करेंगे, जब आप ब्रीड बहुत अच्छी होगी, तो हमने एक्सपीरियंस किया है, लोग अपने आप आपके पास नंदी मांगने आएंगे। तो क्या आपके अनुभव से आपने अभी कहा था कि प्योरिटी ना भी मिले तो बहुत ज़्यादा आप उसके पीछे ना भागें, तो आपने इन 4 सालों में ब्रीडिंग और नस्ल सुधार के जरिए दूध बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है? बिल्कुल। मेरी जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, जब सबसे पहली AI मैंने जो यूज़ करी थी, वो AI का प्रोडक्शन जो मेरे पे फीमेल काफ आई, उसने अपनी माँ से बहुत अच्छा मिल दिया। इवन आज भी हमारे फार्म पे एक टाइम का 7 लीटर का परफॉर्म कर रही है, जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और उस बुल के रिकॉर्ड की वजह से वो मेरे को इतनी बड़ी लर्निंग थी कि मैं पेडिग्री सिलेक्शन की तरफ बहुत जागरूक हुआ, जो हमारा खुद का भी पर्सनली मोटिव रहता है। मैं अपना पर्सनली आपको बताऊं, मेरे को सब पसंद है, सभी पशु पक्षी पसंद है, गाय भी बहुत पसंद है। लेकिन गायों में जब मैं गौपालन में बात करता हूँ तो मुझे गायों से कहीं ना कहीं ज़्यादा नंदी पसंद है। मेरे को नंदी इतना ज़्यादा उनसे लगाव है, उनकी सुंदरता, उनके गुण, वो आपके आने वाले पूरे फार्म को बदलने की ताकत रखते हैं। आप गाय 10, 20, 30 चाहे जितनी अच्छी ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास नंदी उच्च क्वालिटी का नहीं है तो आपकी सारी की सारी गाय एक एवरेज रह जाएंगी। तो आने वाली जनरेशन के लिए नंदी बहुत वैल्यूएबल है। पर्सनली मुझे नंदी सिलेक्शन बहुत पसंद है, अच्छे नंदी रखना बहुत पसंद है, और लोगों को अच्छे नंदी दिलवा पाऊँ ये बहुत पसंद है, क्योंकि नंदी एक बीज है, आज की सीड है, आज का लगाया हुआ पेड़ कल बहुत अच्छी छांव और फल देगा। तो क्या सिर्फ गौशाला भी दूध और घी से सस्टेनेबल हो पाती है या उसमें और कुछ भी करना पड़ता है? अगर आप वैल्यू एड्स की बात करें तो हर गौशाला या गौसदन के लिए बहुत ज़रूरी है फार्म के लिए कि वो वैल्यू एड्स करे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करें, जब आप शुरू कर रहे हैं, लगभग लोग गलती कर बैठते हैं पहले ही दिन पे सारे प्रोडक्ट्स उनको लॉन्च करने हैं। ये गलती कभी ना करें। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल पाएं, ब्रेक इवन को छू पाएं, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपका दूध और घी आराम से ले आएगा।
पहले 2-3 सालों में आप जितनी गाय रखोगे उतने में आपका ब्रेक इवन वो टच करा देगा दूध और घी में, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं। आपकी ईमानदारी आपके काम के प्रति, आपकी गायों के प्रति और आपके जो लोग दूध कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्रति है, तो आप आराम से ब्रेक इवन टच कर लेंगे इसमें पहले 3-4 सालों में। जरूरी नहीं है वो 3-4 साल ही लगे, किसी को 1-2 साल में मिल सकता है, किसी को 4-5 साल में मिल सकता है, लेकिन ब्रेक इवन आ जाएगा। उसके बाद इसका एक्सपेंशन जब आप प्लान करेंगे तो एक्सपेंशन के लिए आपको कई सारे वैल्यू एड्स आप कर सकते हैं। जहाँ आप दूध और घी उगा रहे हैं, आप उन लोगों के लिए अपने खेतों में सब्जियां उगा सकते हैं। जरूरी नहीं है हम गायों के ऊपर ही आश्रित हों, गाय हमें इतना बड़ा वरदान देती हैं, उनका गौमूत्र गौ गोबर से भी आप खेती कर कर बहुत लाभ कमा सकते हो। आज के टाइम पे लोग ऑर्गेनिक का धुन लगा के बैठे, हमें ऑर्गेनिक खाना है, पर लोगों को यही सोचना चाहिए उनको ऑर्गेनिक से पहले नेचुरल खाना है। आज के समय में इतनी एडल्ट्रेटेड, इतनी इंजेक्शन लगी हुई सब्जियां मिल रही हैं कि अगर नेचुरल सब्जी भी किसी को मिल जाए फ्रेश, तो वो भी बहुत अमृत तुल्य है उसके लिए। तो लोग ऑर्गेनिक का बैच ना देखते हो, अगर आप लोगों को नेचुरल सब्जियां भी दे पाओगे तो आपका फार्मर वैल्यूएट करेगा। ऐसी कई सारी ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपके फार्म को वैल्यूएट करेंगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको स्लाइट प्रॉफिट लेकर आएंगी। अच्छा, मान लीजिए कोई युवा गाय गौपालन पर जाना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है और गौशाला की शुरुआत करना चाहता है, वो 5 गायों से शुरू करना चाह रहा है फॉर एग्जांपल, और तो उसको क्या क्राइटेरिया अपनाना चाहिए? हीफर लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट गाय लेनी चाहिए, बच्चे के साथ वाली लेनी चाहिए क्या, ताकि उसकी एक साइकिल मेंटेन हो सके? तो उसको क्या करना चाहिए? उनको, ऐसे युवाओं को आप एडवाइस दें और उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें सबसे बेस्ट है आप दूध देते हुए गाय लें। कई लोग इस चीज़ की भ्रांति फैला रहे हैं, पर ज़्यादातर वो व्यापारी लोग हैं जो कहते हैं आप प्रेग्नेंट गाय लेकर जाइए, आपके यहाँ पे जाके सेट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। हमें नहीं पता उस गाय के थन बंध तो नहीं है, कितना दूध का उत्पादन वो सच में दे सकती है, क्या क्या उसकी और खामियां हैं, क्या वो बच्चा देने के बाद मारती है। कई गायों का अलग अलग स्वभाव होता है। वहीं हम जब दूध देते हुए गाय लेते हैं तो अमूमन हमें मालूम है कि हमने अगर आज 13-14 लीटर की गाय अपने सामने दूध निकलवा के ली है, हमारे जाके वो सिर्फ 7-8 लीटर दूध देगी, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगले साल अगले लैक्टेशन में वो पूरा दूध आपको मिलने वाला है। पर वर्तमान में आपको ये पता है कि कम से कम वो गाय के चारों थन ठीक थे, वो इतना दूध देने की पोटेंशियल भी रखती है। पोटेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है। एक जो रूल मैं अपनाता हूँ सिलेक्शन में, जब भी हम गाय लेते हैं, अगर गाय बहुत अच्छी पेडिग्री की है लेकिन संग में उसके बछड़ा है, तो भी मैं गाय लेना पसंद करता हूँ। ये नहीं करता, कई लोग करते हैं कि हमें बछिया वाली ही गाय चाहिए। इस लालच में ना पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो बछिया है उसका फादर कौन था। जितना गाय दूध दे पा रही, क्या वो बछिया भी दूध दे पाएगी? तो जो हमारे साथ गायों के साथ में जो भी बच्चा आ रहा है वो हमारे लिए सिर्फ एक बोनस है, पर एक्चुअल जो डायमंड है वो हम अपना खुद क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो निमिष, आज आपसे जो बात की है उससे सुनकर मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं को भी, और बहुत सारे जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में हैं, इस युवा गौपालक से ज़रूर सीखे होंगे। आपने IFI-ZCI को समय दिया, इनके ज़िबोगास्ट को समय दिया, और आप ग्वालियर से स्पेशली नोएडा इस काम के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय गोविंद, जय गोपाला। जय गोपाल।